कि जुडिशियरी हायर जुडिशियरी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। एक कानून बनाकर किया जा सकता है, मगर कानून बनाने वाली संस्था में आपका प्रतिनिधित्व ही नहीं है। आप जुडिशियरी के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं कि गांधी जी भारत के टुकड़े करने के लिए राजी थे, मगर आपको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए राजी नहीं थे। और लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन देने का प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव था सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक चुनाव क्षेत्र होने चाहिए। अगर कांग्रेस के लोग या कोई और लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को टिकट देते हैं तो कांग्रेस या बीजेपी उसको नॉमिनेट करती है। तो वो इस तरह से उनके प्रतिनिधि हो जाते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं रहते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग और 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार किया गया। इस बैकग्राउंड को भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिन लोगों को भी जानना है और समझना है, अगर ये बैकग्राउंड मालूम नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। ये बैकग्राउंड समझना होगा तभी जाके बात समझ में आएगी। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की लड़ाई जीतने के बाद गांधी जी ने इसके विरोध में, सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में आमरण अनशन किया। और आमरण अनशन के आधार पर जबरदस्ती से हमारे लोगों पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट थोप दिया। ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है एक ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट करने वाला सिस्टम है। मैं आपकी जानकारी के लिए सबूत पेश करता हूं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं पार्लियामेंट में। शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर 22.5%। और दूसरी हैरान करने वाली बात, आजाद भारत में कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समर्थन के बगैर आज तक नहीं मिली। जब 1952 को जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट बनाई गई, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद, तो 22.5% एससी और एसटी के समर्थन से वो सरकार बनी। यानी जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 22.5% जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट थे उसके समर्थन से बने। और आजाद भारत में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर नहीं बनी। वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार 2019 की, उसके बीजेपी में 303 मेंबर पार्लियामेंट है, उसमें 76 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है। अगर 76 मेंबर पार्लियामेंट
सिंपल मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए आउट ऑफ 543। अगर ये 76 माइनस कर दो तो गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की भी नहीं बनती। मैं थोड़ा कल्पना करने के लिए आपको कहता हूं, कल्पना करो कि ये ज्वाइंट इलेक्टेड की जगह सेपरेट इलेक्टेड होता तो आजाद भारत में हमारे एससी और एसटी के सपोर्ट के बगैर कोई भी सरकार नहीं बनती। और सेपरेट इलेक्टोरेट में निश्चित रूप से ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड कैंडिडेट कभी भी चुना, और अगर नरेंद्र मोदी के समर्थन में नहीं होते या कांग्रेस के समर्थन में नहीं होते तो कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सेंट्रल में सरकार हमारे मर्जी पर गवर्न करती या हमारे मर्जी पर बनती, हमारे सपोर्ट से बनती। यदि हमारे सपोर्ट से बनती तो हम कह सकते हैं कि हम आजाद भारत का शासक वर्ग होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1944 को अपने कानपुर के स्पीच में कहा कि हम आजाद भारत के शासक वर्ग के लोग होंगे। मैं आपको कैसे होंगे उसके सबूत पेश कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या योजना बनाई थी, ये वकीलों को स्टडी करके लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। मैं वकील नहीं हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर समझ में नहीं आता। और बहुत सारे लॉयर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते, तो जो लॉयर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कितना समझ में आता है ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूं। क्योंकि जो प्रैक्टिस ही नहीं करते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल आते ही नहीं आपके पास। आपके पास छोटे लेवल के मैटर्स होते, तो स्वाभाविक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है ये समझना थोड़ा मुश्किल मामला है। तो मेरे जैसा नॉन लॉयर आदमी को तो और ज्यादा मुश्किल है। मगर मैं आपको जो मैंने स्टडी किया उसके अनुसार आपको बता रहा हूं कि जब हमारे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 76 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बीजेपी के सपोर्ट में 303 में है, मगर एक भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आदमी न उनके पार्टी फोरम पर बोलता है न बाहर बोलता है। इनके बोलने पर ही पाबंदी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना तजुर्बा बताया कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट से चुनकर जाने वाले जो लोग हैं उसके बारे में कहा उन्होंने, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, यानी जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट। अभी मेरा यह अनुभव है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर गए हुए हैं, दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। मेरा कहना यह है कि अगर जमाई देना नेचुरल कॉल नहीं होता तो वो उसके लिए भी नहीं खोलते। ये नेचुरल कॉल है इसलिए मुंह खोलते। तो ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम हमारे लोगों पर थोपा गया उसकी वजह से हमारे लोग बोलते नहीं है। पार्लियामेंट में या असेंबली में अगर हमारे लोग बोलते नहीं है तो इसका मतलब है वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते। और जो हमारे नाम पर शेड्यूल कास्ट के चुनकर जाते हैं, नाम पर शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं, मगर पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने हमारे वोट के
अधिकार को डिस्फ्रेंचाइज किया। हम जिनको चुनकर भेजते हैं वो प्रतिनिधित्व का अधिकार निर्वहन नहीं करता या उस पर बोलने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, तो जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने हर वोट के अधिकार, आप वोटर है मगर आपको सिस्टम बनाकर डिस्फ्रेंचाइज कर दिया गया, और ये डिस्फ्रेंचाइज करने से आपका वोट का अधिकार भी जीरो हो गया, आपका रिप्रेजेंटेशन भी जीरो हो गया। मैं आपको मौलिक बात समझा रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि जुडिशियरी हायर जुडिशियरी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। एक कानून बनाकर किया जा सकता है, मगर कानून बनाने वाली संस्था में आपका प्रतिनिधित्व ही नहीं है। आप जुडिशियरी के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। आप लोग जुडिशियरी के रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं सारे दुनिया में जो डेमोक्रेसी है उसको दूसरे शब्दों में अगर बयान किया जाए तो डेमोक्रेसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। राजाशाही के विरोध में आया ना, जो पहले राजाशाही हुआ करती थी, राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, इसके विरोध में आई ना डेमोक्रेसी। इसलिए डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। अगर डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है और रिप्रेजेंटेशन ही हमें ना हो, फिर हमारे डेमोक्रेसी कहां है? तो 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए डेमोक्रेसी में। इसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इवॉल्व किया कि इनको दूसरे लोग वोट नहीं दे सकते। उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार करने वाले लोग उनको रिप्रेजेंटेशन, रियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वोट नहीं दे सकते। ये सोचकर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इवॉल्व किया था। मगर गांधी जी ने जबरदस्ती से सेपरेट इलेक्टोरेट समाप्त किया और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट थोपा और फिर 1935 सेकंड इंडिया एक्ट, फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 एंड सेकंड इंडिया एक्ट 1935। फर्स्ट इंडिया एक्ट एक सीमित कॉन्स्टिट्यूशन था, सेकंड इंडिया एक्ट थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा हुआ भारत के लिए, अंग्रेजों के पार्लियामेंट से पास किया हुआ सेकंड इंडिया एक्ट, ये भी सीमित कॉन्स्टिट्यूशन ही था। आप वकील है, मेरे से थोड़ा ज्यादा जानते हैं इस बात, मैं कम जानता हूं, मगर मैं थोड़ा सही तरीके से जानने की कोशिश करता हूं। इस सारा बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ मैं जानता हूं। ये लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं है। तो जब हमें अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री मालूम नहीं होगी तो हम लोग सही काम नहीं कर सकते। तो जब नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन जॉइंट इलेक्टोरेट के द्वारा लागू किया गया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने सेकंड इंडिया एक्ट के बाद जब 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ और हमारे जॉइंट इलेक्टोरेट में हमारे गलत लोग जब कांग्रेस ने चुनवा कर भेजे, उसके विरोध में उन्होंने लड़ाई शुरू की और इसके विरोध में 18-19-20 जुलाई 1942 को इसी नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है और उसमें बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं।
अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो रिजोल्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर ने पास किए हुए हैं उसका आप लोगों को स्टडी करना चाहिए। और ये रेजोल्यूशन उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के रेजोल्यूशन क्यों पास किया, आपको और सुनकर हैरानी हो जाएगी। जब अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को, रिप्रेजेंटेशन की बात को मानना स्वीकार किया, उसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि मैं आपके भारत विभाजन की योजना स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, भारत के टुकड़े करने के लिए मैं राजी हूं, मगर मेरी एक शर्त है, यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट ना दिया जाए तो मैं आपकी भारत के टुकड़े करने की आपकी योजना मानने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है ये बात आप लोगों को। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत विभाजन की योजना रखी और गांधी जी ने उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद पार्टीशन हुआ। ये बात जानना समझना बहुत जरूरी है कि गांधी जी भारत के टुकड़े करने के लिए राजी थे, मगर आपको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए राजी नहीं थे। रिप्रेजेंटेशन हमारे डेमोक्रेसी में कितना फंडामेंटल मामला है, गांधी जी अच्छी तरह जानते थे, बैरिस्टर थे, चाहे वो मैट्रिक बैरिस्टर हो, मगर थे, वो जानते थे बात कि अगर इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला तो उन्होंने सरदार पटेल को कहा कि पटेल तुम जानते नहीं हो, अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के प्रतिनिधि रियल रिप्रेजेंटेटिव अगर चुनकर गए, क्योंकि पहले ही मुसलमानों को रियल रिप्रेजेंटेटिव लागू है, सेपरेट इलेक्टेड लागू है, यदि मुसलमानों के साथ साथ एससी एसटी लोगों को भी रियल रिप्रेजेंटेशन मिल गया तो ये लोग पार्लियामेंट में एससी एसटी के लोग मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और तुम्हारी सरकार पार्लियामेंट में चलने नहीं देंगे। शेड्यूल कास्ट के गुंडे, शेड्यूल ट्राइब के गुंडे और मुसलमान गुंडे आपस में मिलेंगे। ये गांधी जी का वर्ष है। गांधी जी जब उपवास के लिए बैठे, सरदार पटेल उनको मिलने के लिए गए, तो गांधी जी ने सरदार पटेल को ये बात कही, तो उस समय 3 लोग उपस्थित थे, सरदार पटेल, गांधी जी और महादेव भाई देसाई। अब सारे मर गए और मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो आप सोचते होंगे आपको मालूम कैसे हो गया, ये सीक्रेट डायलॉग था। तो महादेव भाई देसाई जो गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने सरदार पटेल और गांधी जी के बीच में जो डायलॉग हुआ वो शब्दशः डायरी में लिख कर रखा। गांधी जी चले गए, सरदार पटेल चले गए, महादेव भाई देसाई चले गए, तो डायरी बामन में इतना नहीं पड़ेगा तो कौन पड़ेगा भाई, चीजों को समझ जाए। तो डायरी तो हमारे पास है, वो डायरी में ये पुना पैक का और बाबा साहब अम्बेडकर मिलने के लिए गए थे गांधी जी को, उस दौरान का मामला ये है। सरदार पटेल मिलने के लिए गए थे, उससे संबंध। तो साथियों, मैं आपको जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात है, केवल मात्र जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिलने से डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने वाली। पहले जुडिशरी के पहले असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। जो कानून बनाने वाली संस्था है, कानून बनाने वाली संस्था अगर होती है तो फिर तो हमारे फेवर में कानून बनेंगे भाई। इंटरप्रिटेशन से हम लोगों को न्याय मिलेगा, एक दूसरे नंबर की बात है। कानून बनेगा फिर जुडिशरी इंटरप्रिट करेगी, फिर इंटरप्रिटेशन के द्वारा हमारे लोगों को न्याय मिलेगा।
किस तरह से सोचते थे वो बता रहा हूं। इसलिए उन्होंने जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की, उन्होंने लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन की बात की कि हमारे लोगों को संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन चाहिए।